तो अपने विषय वस्तु को पढ़ने में अगर कठिनाई जा रही है या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसकी प्राप्ति होगी? असंतोष की प्राप्ति होगी। अगर असंतोष की अगर आपको प्राप्ति हो रही है तो यहाँ आपका जो अधिगम होगा वह कैसा होगा? न मजबूत नहीं होगा, अब अधिगम कैसा होगा? कमजोर होगा। यह किसने कहा? व्यवहारवादियों ने अपनी थ्योरी में कहा। तो देखिए इसी नियम को बोलते हैं हम प्रभाव का नियम, इसलिए इसे हम इस नियम को किस नाम से जानते हैं? प्रभाव का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं वर्ग 3 की, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं वर्ग 3 की, ठीक है दोस्तों, अगर हमें पढ़ाई करते समय संतोष की प्राप्ति होती है, अगर हम पढ़ रहे हैं वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और वर्ग 3 की तैयारी करने के लिए हमें पढ़ाई करते समय अगर संतोष की अगर प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों, या मजा आ रहा है पढ़ने में, तो हमें दोनों के बीच में जो संबंध होगा वह कैसा संबंध होगा? अच्छा होगा, गुड होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो नियम था व्यवहारवादियों का नियम था, ठीक है, थार्नेडाइक का। इसीलिए हम इस नियम को सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, प्रभाव देता है ना, बल देता है ना इस नियम के ऊपर, तो देखिए इसीलिए हम इसे प्रभाव के नियम भी बोलते हैं या परिणाम का नियम। देखिए अब आपके सामने परिणाम निकल के आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप कमजोर हो सकते हो। इसलिए इस नियम का क्या है? सबसे ज्यादा परिणाम है, इसलिए परिणाम का नियम भी बोलते हैं। परिणाम आपके सामने होगा, ठीक है। उसी प्रकार संतोष और असंतोष का नियम, जैसे कि आपने देखा संतोष और असंतोष का नियम, ठीक है दोस्तों, यह व्यवहारवादियों का दूसरा नियम था। अब बात कर, इन्होंने मुख्यतः दोस्तों व्यवहारवादियों ने 5 नियम दिए, थार्नेडाइक जी ने 5 नियम दिए, तो हमने 2 नियम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नियम देखते हैं व्यवहारवादियों का, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तीसरा नियम है तत्परता का नियम, ठीक है। तो देखिए या इसी को हम बोलते हैं तैयारी का भी नियम भी बोल सकते हैं, तैयारी का नियम, तैयारी का नियम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। या इसे हम प्रेरणा का नियम भी बोल सकते हैं, तैयारी का नियम, प्रेरणा का नियम, या इसको मानसिक रूप से तैयार का भी नियम, मानसिक तैयारी का भी नियम करते हैं। यह जरूरी है दोस्तों, मानसिक तैयारी का नियम, मानसिक तैयारी का नियम। देखिए मानसिक तैयारी का नियम इसे क्यों कहते हैं हम, या तत्परता का नियम क्यों कहते हैं? देखिए तैयार, प्रेरणा, मानसिक, यदि प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति, फिर से देखिए अनुक्रिया और उद्दीपक, यदि प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, यदि कोई प्राणी है अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है और वह अनुक्रिया करने के लिए मानसिक रूप से, देखिए वह अनुक्रिया करने के लिए कैसा होगा? मानसिक रूप से तैयार होता है, तो वह उद्दीपक को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों समझिए, बीच बीच में बोलिए ना। देखिए तत्परता का नियम, जैसे को हम बोलते हैं तैयारी का नियम या मानसिक रूप से तैयार होने का नियम, क्या होता है? अनुक्रिया और उद्दीपक का। अगर कोई बालक है, यदि प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, या कोई बालक अपने उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी उद्दीपक आने लक्ष्य के प्रति क्या कर रहा है? वह क्रिया कर रहा है, यानी क्रियाशील है, अनुक्रिया करता है। और वह अनुक्रिया करने के लिए, अगर देखिए वो बालक तो अनुक्रिया करेगा, पर वह अनुक्रिया करने के लिए क्या होना चाहिए? मानसिक रूप से हमेशा तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। जब तक वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा, तो कैसे करेगा? क्रिया करेगा, क्रिया तो करेगा पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस नियम को बोलते हैं तत्परता का नियम, क्योंकि बालक हमेशा कैसा होना चाहिए? अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना चाहिए। और इसीलिए इसे हम तैयारी का नियम बोलते हैं, क्योंकि हम किसी कार्य को करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। या इसी को हम बोलते हैं मानसिक रूप से तैयार होना। अब तो ऐसे तैयार होना नहीं कि कपड़े उपड़े सूझ बूझ कर लिए और तैयार हो गए,
इसे हम तैयारी का नियम नहीं बोलेंगे। अन्य तत्पर होना मानसिक रूप से, अन्य अपने बुद्धि का ज्ञान का सही रूप से क्या करना, इस्तेमाल करना, और उसी के प्रकार से क्या होना, तैयार होना। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक का नियम या तत्परता का नियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद है, अगर नहीं आया होगा फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार। आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य है, जैसे कि आपका लक्ष्य मान लिया जाए शिक्षक बनना, आप शिक्षक बनने के लिए अनुक्रिया कर रहे हो या क्रिया कर रहे हो, तो अनुक्रिया करने से पहले ही अगर आप सोच लेते हैं, क्या अगर आप अनुक्रिया करने से पहले से कोई अगर सोच लेते हो कि ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं शिक्षक नहीं बन पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये विषय वस्तु में नहीं पढ़ पाऊंगा, या मैं शिक्षक नहीं बन पाऊंगा, तो आप क्या है, मानसिक रूप से खुद ही पहले से ही तैयार नहीं है। आपकी जो थिंकिंग है वह कैसी थिंकिंग है, नकारात्मक है। तो आपको नकारात्मक जो है उसको सकारात्मक करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, अन्य तत्पर होना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो। जैसे कि एक थार्नेडाइक जी का एक कोटेशन है, कोटेशन के रूप में एक आता है कि जैसे कि देखिए 20 से 30 आदमी एक घोड़े को तालाब की ओर ले जाते हैं, ठीक है, तालाब की ओर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं, उस घोड़े को देखिए, एक माना कि 20 से 30 आदमी एक घोड़े को तालाब पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं उस घोड़े को, ठीक है। तालाब तो अगर लेके गए घोड़े को पानी पिलाने के लिए, ठीक है, पर लेकिन कितने आदमी लेके गए थे, 10 से 20 आदमी लेके गए, पर 30 आदमी उस घोड़े को तालाब में पानी नहीं पिला सकते। क्या कारण है, ये थार्नेडाइक जी का एक कोटेशन के रूप में आता है, ये बड़ी बड़ी जाओं में आता है, जैसे कि वर्ग 1 हो गया, इन्हीं जाओं में आता है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन बोला आपसे कि एक घोड़े को तो ले जाते हैं, ठीक है, 10 से 20 आदमी घोड़े को लेकर जाता है तालाब की ओर, और 20 से 30 आदमी उसी एक घोड़े को पानी पिलाते हैं, फिर भी पानी नहीं पिला सकते। क्या कारण है, बताइए दोस्तों, क्या कारण है, क्यों नहीं पिला सकते। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि घोड़ा पानी पीने तत्पर रहे, तैयार रहे, तभी तो पिला पाओगे, क्योंकि घोड़ा क्या है, तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। अगर घोड़ा तैयार होता तो उसे 20 आदमी की आवश्यकता नहीं होती, एक ही आदमी पानी उसको पिला लेता। तो इस प्रकार का यह किसका नियम है, तत्परता का नियम, ठीक है, समझ में आया होगा। उसी के बाद में बात करते हैं दोस्तों हम अगला गौण नियम के ऊपर, ठीक है। ये तो व्यवहारवादियों के मुख्य नियम थे, प्रधान नियम थे। अब चर्चा करते हैं हम गौण नियम पर। देखिए आपको थार्नेडाइक का सिद्धांत समझ में आया होगा, अपने सिद्धांत समझा। अनुक्रिया उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है, अनुबंधन क्या होता है। जब तक अगर आपके अनुक्रिया और अगर उद्दीपक और अनुबंधन अगर समझ में नहीं आता है, तब तक आप यह सिद्धांत को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब देखिए जो व्यवहारवादियों के, जो थार्नेडाइक जी के, जो हमने अभी तो देखा प्रधान नियम देखा, मुख्य नियम देखा, अब बात कर रहे हैं हम गौण नियम की, या इसी को हम बोलते हैं द्वितीयक नियम। तो देखिए गौण नियम, थार्नेडाइक जी के गौण नियम, या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक नियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब इसमें मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं, इन्होंने 5 नियम दिए, ठीक है। इनके जो थार्नेडाइक के जो व्यवहारवादी के जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से 5 नियम बताए, ठीक है, गौण नियम में। पहला नियम था बहुक्रिया का नियम, पहला है बहुक्रिया का नियम, ठीक है। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तीसरे नियम की बात करते हैं, तीसरा नियम है मनोवर्ती का नियम, मनोवर्ती का नियम। चौथा है साहचर्य का नियम, और 5वां नियम है सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम।
दोस्तों व्यवहारवादियों के एक एक मुख्य नियम पर हम चर्चा करते हैं कि बहुक्रिया का नियम क्या होता है, इनको देखते हैं। तो देखिए बहुक्रिया का नियम क्या होता है। देखिए प्राणी क्या होता है, अपने उद्दीपक के प्रति अनेक क्रियाएं करता है। प्राणी है, अपने अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अनेक प्रकार से अनेक क्रियाएं करेंगे। ऐसी क्रियाएं जैसे कि आप अगर कोई विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं तो उस विषय वस्तु को आप पढ़ने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। यानी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी ऐसी क्रियाएं करते हो कि जो नहीं भी करना चाहिए, नहीं करने वाली भी आप क्रियाएं कर लेते हो, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि अपने लक्ष्य को हासिल करना। तो बात करते हैं बहुक्रिया का नियम, या इसे हम बोलते हैं अनुक्रिया का नियम। देखिए बहुक्रिया मान लेते हैं हम, अनुक्रिया और उद्दीपक, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, संबंध होगा, यानी अनुबंधन होगा। देखिए अगर इस प्रकार की अगर आपके नियम में अगर अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में अगर बहुत सारी क्रियाएं होती है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो बंधन बनता है दोनों के बीच में, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो अनुबंधन बनेगा वो अनुबंधन हमेशा कैसा होगा, मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा, क्योंकि आप कैसे करते हैं, एक जो क्रिया का जो नियम है ये कैसे नियम है, बहुक्रिया का नियम है, अनेक क्रिया करना। जैसे कि मान लिया जाए देखिए दोस्तों क्या होता है बहुक्रिया का नियम, अनुक्रिया और उद्दीपक है, अने आप अपने लक्ष्य को प्रति लक्ष्य के प्रति उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनेक क्रियाएं करेंगे, अनेक क्रिया पर क्रिया, क्रिया पर क्रिया, आप उत्तरोत्तर क्रियाएं हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती थी, उसको बाद में आपने पुनः अभ्यास किया, पुनः समझने की कोशिश किया और फिर उस क्रिया को क्या किया, दोहराया और फिर उस क्रिया को आप समझ गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बहुक्रिया का नियम। उसी प्रकार आंशिक क्रिया का नियम। देखिए दोस्तों आंशिक क्रिया का मतलब होता है छोटी छोटी क्रियाएं करना, आंशिक क्रिया को ही हम बोलते हैं छोटी छोटी क्रियाएं करना। देखिए दोस्तों आपके सामने यह कोई विषय वस्तु रखी है, अगर आप इस विषय वस्तु को हमेशा कैसे कर पढ़ना चाहिए, हमेशा इस विषय वस्तु को टुकड़ों में बांटकर या खंडों में बांटकर पढ़ना चाहिए, अगर छोटे छोटे रूपों में करके पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको इकट्ठे अगर कोई चीज को अगर पढ़ते हो तो क्या आपको ये याद होती है, नहीं होती ना, आपको याद नहीं हो पाती है। अगर इसको आप टुकड़ों के रूप में अगर करके पढ़ते हो इस विषय वस्तु को, जैसे कि 15 अध्याय है तो 15 अध्याय को हमने 15 भागों में बांट दिया, अब उसे हमने दिनों में बांट दिया, या उसे हम घंटों में बांट दिया, या उसमें हम पेज में बांट दिया कि आज हमने 1 पेज पढ़ा, कल 2 पेज पढ़ा, तो हमें यहाँ पर अनेक क्रियाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। हमको यहाँ पर अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम इस प्रकार की क्रिया से पढ़ते हैं तो हमेशा छोटे बच्चों को कैसी क्रियाएं करवाई जाती है या शिक्षक कैसी क्रिया से पढ़ाता है, आंशिक क्रिया के नियम के आधार पर पढ़ाता है। तो देखिए छोटी छोटी क्रिया, देखो इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि कोई हम पुस्तक लिया, यदि हमने कोई पुस्तक लिया तो उसे 1 दिन में पूरा पढ़ लेते हैं। अगर माना कि हमने 1 दिन में पूरा ही पढ़ लिया उस पुस्तक को, तो हमें वहां की जो विषय वस्तु होगी या जो कॉन्सेप्ट होगा वह हमें पूर्ण रूप से याद नहीं होगा। मूलतः अगर उसे पढ़ना है तो हमें कैसा पढ़ना होगा, वह याद नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हमें उसे पढ़ना होगा, तो वह हमें आसानी से याद हो जाएगा। अगला नियम बात करते हैं मनोवर्ती का। मनोवर्ती का नियम पढ़ते हैं। देखिए मनोवर्ती का नियम क्या होता है, मनोवर्ती का नियम समझिए। देखिए यहां पर आपको 2 शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक तो दिखने को मिल रहा है आपको मन और एक तो मिल रहा है वृत्ति। तो मन क्या होगा, मन आने क्या होता है, देखिए मन आने यहां पर कोई दूसरा नहीं होगा, जो मन का जो यहां पर जो संबंध होगा मस्तिष्क से होगा, ठीक है। मन का संबंध यहां पर आत्मा से नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, सीखना। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सीखना टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं,
तो यहाँ पर जो मन का जो संबंध होगा, यह जो संबंध होगा मस्तिष्क से होगा। वृद्धि यानी क्या होगा, देखो वृद्धि अलग चीज है और वृद्धि अलग चीज है। अभिवृद्धि और अभिवृद्धि में अंतर है। अभिवृद्धि यानी बढ़ना होता है, ठीक है, ग्रोथ करना, और यहां पर क्या है, वृद्धि, आपका नजरिया या दृष्टिकोण, ठीक है। वृद्धि यानी क्या होगा, आपका नजरिया या दृष्टिकोण। तो देखिए दोस्तों, हम समझते हैं इसको, मनोवृत्ति को। जैसे आपके मन में वृत्ति सकारात्मक हो तो अधिगम भी क्या होगा, हमेशा सकारात्मक होगा। यदि मन की वृत्ति अगर नकारात्मक है तो आपका जो अधिगम यहां पर नहीं होगा। अधिगम होगा कि नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा भाई, अरे हम नकारात्मक भी सोच रहे हैं तो हमें उससे भी तो कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम उससे नहीं सीख रहे हैं, सकारात्मक से ही सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने मस्तिष्क में ठान लिया या आपका नजरिया या दृष्टिकोण उसी ओर चले गया, जैसे कि हमने ठान लिया कि आज हमें चोरी करना है, या छोटा बालक ने पढ़ लिया कि आज मुझे होमवर्क नहीं करना है, मम्मी कितना ही मारे कितना ही पीटे, ठीक है, तो वह कैसी होगी, जो उसकी जो मनोवृत्ति है वह कैसी हो चुकी है, नकारात्मक हो चुकी है। तो देखो इसमें अधिगम होगा क्या, नहीं होगा। अगर उसी बालक की अगर वृत्ति सकारात्मक है तो यहां पर अधिगम होगा। उसी प्रकार बात करते हैं अगला नियम, सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम देखते हैं। सादृश्यता में क्या होता है, देखिए दोस्तों, बताइए। देखिए यहां पर जो होता है आपका पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को क्या करता है, प्रभावित करता है। नवीन ज्ञान को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए सादृश्यता, उद्दीपक, और बात करते हैं विषय वस्तु के ऊपर। देखिए यह उद्दीपक है, आपका उद्दीपक है, जो आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना। अब आप शिक्षक बनने के लिए क्या करेंगे, अनेक प्रकार की विषय वस्तु पढ़ेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य तो है शिक्षक बनना। आप शिक्षक बनने के लिए क्या करेंगे, अनेक प्रकार की विषय वस्तु पढ़ेंगे। और जब अनेक प्रकार की आप विषय वस्तु पढ़ेंगे तो कुछ विषय वस्तु, देखिए अभी आपके सामने क्या होगी, हो सकता है आप पहली बार शिक्षक भर्ती दे रहे हो, शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हो सकता है आपने इसके पहले भी एग्जाम दे रखी है, तो आपको इसमें क्या होगी, जो आपका पूर्व ज्ञान क्या करेगा, नवीन ज्ञान को प्रभावित करेगा। तो आपको जो अधिगम करने में जो समय लगेगा, तो अधिगम का जो समय होगा हमेशा कैसा होगा, कम होगा। अधिगम करने में समय कम लगेगा ना। माना कि देखिए आपने क्या है, वर्ग 3 की एग्जाम इसके पहले भी दिया है, या आपने अधिगम टॉपिक इसके पहले भी पढ़ा है, तो वो आपके सामने कैसा है, पूर्व ज्ञान है। और आप अभी और अधिगम पढ़ रहे हो, तो देखिए आपका जो अधिगम करने का जो समय होगा कम लगेगा ना। तो आपका जो पूर्व ज्ञान है नवीन ज्ञान को क्या करता है, हमेशा प्रभावित करता है। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, यह एक शिक्षक और बालक के बीच की कड़ी है। साहचर्य का जो नियम है यह एक शिक्षक और बालक के बीच की कड़ी है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, हमेशा साहचर्य का नियम समझ रहे हैं, व्यवहारवादियों के अनुसार बालकों को हमेशा, जो बालक है बालकों को हमेशा संवेदनशील होकर पढ़ाना चाहिए। बालकों को हमेशा कैसा पढ़ाना चाहिए दोस्तों, संवेदनशील होकर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अपने विषय और अपने विषय वस्तु के प्रति अपने सामने साहचर्य स्थापित कर पाते हैं, यानी आमने सामने साहचर्य स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। यानी कॉन्सेप्ट का मतलब आप विषय वस्तु के साथ कितना सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, या आपका या शिक्षक का उस विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु के बारे में आपको वो पढ़ा रहा है, उस विषय वस्तु के बारे में वो कितना सामंजस्य स्थापित कर पाता है, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाना है, कोई भी स्टूडेंट को कैसा पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाना है। जब तक उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक वह समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा।
ठीक है, या तो आपको उसको फेस मेंटेन करना होगा या आपको उस आधार पर उसको समझाना होगा। तो आपको बहुक्रिया का नियम समझ, थार्नेडाइक का गौण नियम द्वितीयक नियम में आपको बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, साहचर्य का नियम और सादृश्यता का नियम समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। तो आपने देखा, चर्चा किए